तो स्टेशनरी वेव और फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव या इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने एक पूरा थ्योरेटिकल आर्टिकल देखा कि स्टेशनरी वेव्स एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होंगी। जस्ट टू रिकॉल, एक छोटी सी इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। y इज इक्वल टू 2a cos 2 pi x by lambda then in multiple sin 2 pi nt। ओके, जिसमें ये जो पहला पूरा टर्म है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पहला पूरा टर्म एम्पलीट्यूड का मीनिंग रखता है और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ये एम्पलीट्यूड कभी मैक्सिमम होते हैं, कभी मिनिमम होते हैं। अगर ये मैक्सिमम हो जाते हैं तो हम इन्हें एंटी नोड्स कॉल करते हैं, और अगर ये मिनिमम हो जाते हैं तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर नोड्स ऐसे कॉल करते हैं। अब इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन हमारा चल ही रहा था और हमने प्रीवियस लेक्चर तक क्वेश्चन 14 तक सॉल्यूशन बनाया था। अब उसी इलस्ट्रेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एंड इन टुडेज क्लास विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। Now in this lecture I think we will be handling some very simple and straightforward questions, and along with these questions कुछ छोटी मोटी theoretical articles भी मैं आपके सामने आज रखूंगा। Now let's continue with this question। इसमें कहा जा रहा है कि एक स्टेशनरी वेव है, given equation 5 sin 100t and then cos with certain x factor, displacement in millimeter and time in second and x in meter। तो ये हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स। अच्छा, ये बात याद रखिए यहाँ पर कि जो वेव्स सुपर इम्पोज करके ये स्टेशनरी वेव बनी है उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स बोलते हैं। तो उसकी वेलोसिटी पूछा है। अगर हमसे ये पूछा जाता ना कि वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव कितनी है, तो याद रखिए ऐसी सूरत में इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव की नेट वेलोसिटी जीरो होती है बाय इट्स प्रॉपर्टी, वी नो दैट। अब हमें बस इक्वेशन को कंपेयर करना है। हमें ये देखना है कि x का टर्म कहाँ है और t का टर्म कहाँ है। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये पूरा x का टर्म है, ठीक है, और ये इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। यहाँ फंक्शन कुछ खास मीनिंग नहीं रखता है, ठीक। और ये वाला जो टर्म है ये t का टर्म है और ये इस टर्म के साथ कंपेयर किया जाएगा। बस डायरेक्टली आप ये कंपैरिजन पूरा कर लें। सो नाउ वी हैव 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0.01x। तो हमने x ये टर्म काट दिया, लैम्डा विल बिकम इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.01। दिस विल बी इक्वल टू 200 पाई। करेक्ट है? यस। ओके, गुड। सेकंड, हम t का टर्म कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है 2 पाई एन टी इज इक्वल टू, सिंपल कंपैरिजन है, 100t। x के टर्म को x से कंपेयर करें, t के टर्म को t से कंपेयर करें। t फैक्टर अगर हम यहाँ काट देते हैं तो हमें फ्रिक्वेंसी n मिलती है 100/2 पाई, यानी कि 50/π। पाई। तो ये दो चीजें हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट वेव की वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका सीधा सा आंसर होगा v इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो n हमने अभी अभी एस्टिमेट किया है, दैट इज 50/π, और लैम्डा हमने फिगर आउट किया है 200 पाई। तो फाइनली हमें इसका आंसर मिलता है, पाई कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 2 विल बिकम 100 एंड और आगे के दो जीरो, 5 इंटू 2 10, ये आगे के और दो जीरो, ये करेक्ट, ठीक। विच इज नथिंग बट इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। इट विल गो विथ ऑप्शन सी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो चुके हैं, ये ए और सी सेम ऑप्शन है, तो आइदर वे ठीक। यस। ओके, we'll continue with the next question। Question 16। For a stationary wave, a certain wave equation is given to us. X and y are in centimeter, in time t is in seconds. The distance between node and antinode। तो बच्चों आप जानते हो कि नोड एंड एंटीनोड, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये लैम्डा होता 4। है लैम्डा बाई 4। वेरी गुड।
दिस इज लैम्डा बाई 4। तो आपको बस स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने आना चाहिए। आप ये देखें, ये यहाँ पे जो टर्म है ये पूरा, ये किसके साथ इक्वेट होगा बताइए आप? 2 pi x by lambda. वेरी गुड। पाई x बाई 15 हैज टू बी इक्वल टू 2 पाई x बाई लैम्डा। तो x x फैक्टर कैंसिल हो गया, पाई पाई फैक्टर कैंसिल हो जाता है, और हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दैट्स इट। एंड वी आर सपोज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाई 4। तो lambda by 4 will now become equal to 30 divided by 4, that is equal to 7.5 centimeter. This is the answer. है ना, एकदम आसान है, कोई खास बात नहीं है। Is it okay? Yes. Okay. बॉयज भी हैं तो बॉयज थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्स करें जरा। Now let's continue with this. Standing wave is produced by superimposition of these two waves, y1, and there has to be another wave, y2. अब क्वेश्चन में शायद वो मिसिंग है, तो मुझे y2 पहले आपको बता देना चाहिए। आप सोचें y2 क्या होगा? 0.05 Sin 3 pi t plus 2x. वेरी गुड, साइन 3 पाई टी प्लस 2x। सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है ना, कंपोजिशन जिन वेव्स का होता है उनमें जो बेसिक डिफरेंस हमें चाहिए वो बस इस बात का चाहिए कि दे शुड बी ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, हाउएवर द टू वेव्स शुड बी आइडेंटिकल। ठीक, हाँ कुछ फेज डिफरेंसेस वगैरह के कंसिडरेशंस भी कराए जा सकते हैं, बट प्राइमरीली हमको दो आइडेंटिकल वेव्स चाहिए जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, एंड दे ओवरलैप ईच अदर, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इन इक्वेशंस को देख के हमें क्या पता चलता है कि ये 3 पाई टी, ये जो नंबर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 pi nt. वेरी गुड। तो 2 पाई एन टी का जो रिप्लेसमेंट हमको करना पड़ेगा ना, वो 3 पाई टी करना पड़ेगा। और ये बताओ कि ये 2x जो है ये किसका रिप्लेसमेंट करेगा? 2 pi x by lambda. वेरी गुड, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू 2x। और सोचो ये चीज क्या है? इट्स Amplitude. a, ठीक है। सो दैट इज 0.05, वट एवर द यूनिट्स वी आर गोइंग टू यूज, मीटर्स एंड सेकेंड्स। तो बिफोर आई मूव ऑन विथ सर्टन कैलकुलेशन, मैं एक वेव की इक्वेशन यहां तैयार कर लेता हूं पहले। अगर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से स्टेशनरी वेव बनती है तो इट विल लुक लाइक दिस, 2a, सॉरी नॉट साइन, इट शुड बी कॉस, ठीक है ना, 2 पाई x divided by lambda, and then in multiple of sine 2 pi nt। अब आप मुझे बताएं कि यहां ये वेव की इक्वेशन कैसे लिखनी चाहिए मुझे? 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 0.05, 2a ये टर्म कितना हो जाएगा? 0.1, करेक्ट है? 0.1 cos 2 पाई x बाई लैम्डा, इस पूरी चीज का रिप्लेसमेंट क्या है? यस, इस पूरी चीज का रिप्लेसमेंट 2x है, सो दैट इज 2x इनटू साइन 2 पाई एन टी। 2 पाई एन टी का पूरा रिप्लेसमेंट क्या है? 3 pi t. 3 पाई टी। तो जो भी रिजल्टिंग स्टेशनरी वेव बनेगी ना, उसकी ये इक्वेशन होगी। अब वैसे क्वेश्चन में ये पूछा तो नहीं है, हम ये एडिशनल कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, बट क्वेश्चन में हमसे ये सवाल कर रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा एट अ सर्टेन पॉइंट x इज इक्वल टू 3.14। तो बेटा ये जो टर्म होता है ना, ये एम्पलीट्यूड का टर्म होता है। तो लेट मी राइट हियर द टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड r इज इक्वल टू 0.1 cos 2x। अब आप सोचे x की वैल्यू हमने पुटअप करनी है 3.14, ठीक है। सो दिस विल बिकम 0.1 cos, व्हाट इफ आई से पाई, चलेगा? सोचे जरा, क्योंकि 3.14 इज नथिंग बट व्हाट? Pi. पाई। तो मैंने x हटा के 3.14 लिखने से ज्यादा बेटर, जो मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंड टर्म है वो पाई है, तो मैंने यहाँ 2 पाई लिख दिया। अब आप सोचे cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है?
कितना होगा cos 2 पाई का वैल्यू? 1. 1. वेरी गुड, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैसेज करने से ज्यादा बेटर है आप अगर क्वाइट प्लेस पे बैठे हैं, मतलब खामोश है जगह, आपके आसपास सराउंडिंग नॉइस नहीं है आपके यहाँ, तो सीधा माइक ऑन करके आप थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं। वेल, इट्स करेक्ट आंसर, ये 1 है। तो अगर cos 2 पाई का वैल्यू 1 हो गया है तो फाइनली यहाँ हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो तो 0.1 मीटर मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन ही आ गया यहाँ। The questions are very easy, particularly अगर मैं नीट या MSCT या फिर जेई मेंस तक के भी लेवल पर अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चंस को चेक करता हूँ प्रीवियस एग्जामिनेशंस के, तो इन जनरल इसी तरीके के आते हैं कि हमको एक इक्वेशन दी जाती है एंड देन सर्टेन लेवल ऑफ कैलकुलेशन, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे पूछा जाता है। लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। Now we have question 18 to solve. Two sinusoidal waves with equal amplitude and equal wavelength as well travel in the opposite direction with the speed of 10 meter per second. Okay. तो constituent waves जो हैं, individual waves जो हैं, उनकी speed यहाँ पे हमको given है and that is equal to 10 meter per second. So let me write v is equal to 10 meter per second. If the minimum time interval between two instants when the string is flat, minimum time instant when between the two instants when the string is flat is 0.5 second. Now ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। Two instants when the string is flat is 0.5 second. अब स्टेशनरी वेव के बनने के प्रोसेस को याद करो तो लूप बनते हैं ऐसे, करेक्ट है ना? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लूप। तो ये जो स्ट्रिंग होती है, मान ले पहले तो ऐसी फ्लैट है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद ये स्ट्रिंग ऐसी ऊपर उठ जाएगी, उसके बाद फिर एक बार फ्लैट होगी, उसके बाद फिर एक बार नीचे जाएगी और उसके बाद फिर एक बार फ्लैट होगी। ऐसे ये लगातार होता रहेगा। तो हमको अपीयरेंस में ये लूप की तरह दिखाई देगा क्योंकि ये बहुत तेजी से हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? Yes. तो उसने क्या बोला कि फ्लैट स्ट्रिंग से दोबारा फ्लैट होने के लिए मिनिमम टाइम इंटरवल जो लगता है वो 0.5 सेकेंड का है। मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट्स व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लैट। तो यहां स्ट्रिंग फ्लैट है, पूरा स्ट्रिंग ऊपर उठेगा, सारे के सारे पार्टिकल एक साथ ऐसे एम्पलीट्यूड अपना गेन करेंगे रिस्पेक्टिव लेवल पर, रिस्पेक्टिव उनकी जो भी डिस्प्लेसमेंट्स होगी। फिर स्ट्रिंग होगी, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड इट विल लुक लाइक अ लूप। तो आप सोचें यहाँ पे कि एक बार फ्लैट से दूसरी बार फ्लैट होने के पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगेगा ना, वो इंडिविजुअल वेव के टाइम पीरियड का हाफ होगा। इंडिविजुअल जो वेव है उसमें एक क्रेस्ट बनता है, फिर नीचे जाके ट्रफ बनता है। तो क्रेस्ट बनने से लेके पूरे ट्रफ बनने तक जो टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी बोलते हैं। Yes. Yes, sir. अब हम लोग पूरे ट्रफ बनने तक जा रहे हैं कि बीच में ही रुक के फ्लैट होने को देख रहे हैं? बीच बीच में रुक रहे हैं, मतलब टोटल टाइम लेना पड़ेगा या t/2 लेना पड़ेगा? t/2 लेना पड़ेगा। तो ये जो 0.5 सेकंड हमको गिवन है ना यहाँ पे, ये क्या है? सोचिए। वेरी गुड, ये t/2 है। तो t/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकंड। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? इफ यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन तो मैं इस पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज जस्ट टेल मी कि क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, मैं फिर दोहरा दूं, एक सिंगल वेव के पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम सोचते हैं तो एक क्रेस्ट बनता है और फिर एक पूरा ट्रफ बनता है। तो पूरा क्रेस्ट बन के पूरा ट्रफ पूरा बनने तक जो टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब जब वो स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन में आ चुका है तो हम बोल रहे हैं कि भाई फ्लैट स्ट्रिंग है, क्रेस्ट बन गया, अब वापस से फ्लैट हुआ, अभी ट्रफ बना नहीं, तो टोटल टाइम नहीं हुआ, जस्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम हो गया, हाफ ऑफ टाइम पीरियड हुआ। गेटिंग इट राइट? Yes, sir.
तो इस कैलकुलेशन को पूरा करते हैं, तो वी हैव कैपिटल T विल नाउ इक्वल टू 0.5 और ये 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, अब फिर हमसे ये सवाल कर रहा है कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ कितनी है। नाउ लेट्स ट्राई विद द सॉल्यूशन। देखिए, हम यहाँ वेलोसिटी की एक नोन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी हैव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 लैम्बडा। व्हाई नॉट टू गो फॉर लैम्बडा बाई टी? ठीक है, लैम्बडा बाई टी चलेगा ना, बिकॉज n कैन बी सब्स्टिट्यूट एज 1 अपॉन t। Yes, sir. Therefore v with a value of 10, लैम्बडा हमको फिगर आउट करना है और यहाँ t का वैल्यू तो 1 आ गया। Therefore calculation gives us an answer of lambda is equal to 10 10 minutes. तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हमको कंसेप्चुअली चीज को समझना था। आइए एक और देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 19। A wave is represented by represented by a certain equation y is equal to this one. Now it is going to be superimposed with another wave to form the stationary wave. Now the important point here is that कि आपको x is equal to 0 पे बिल्कुल बिगिनिंग में नोड चाहिए। You want node. नोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, मैक्सिमम है या जीरो है? 0. यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। तो फिर वो बोल रहा है कि ये गिवन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन ये काम कर सकती है। अब सबसे पहले तो देखो, मैं देखता हूं कि ये वाली वेव ट्रैवल कर रही है कहां पे, यहाँ बीच में माइनस है, तो ये कहां ट्रैवल कर रही है? Ppositive X. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे एक ऐसी वेव को चॉइस करना पड़ेगा जो कहां ट्रैवल करेगी? Negative X direction. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो आई हैव दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सी ऑप्शन तो चला गया। Yes. अब मुझे सोचना पड़ेगा ए बी में से मैं क्या लूं। तो इसके लिए मैं इस कंडीशन को चेक करता हूं। मुझे x इज इक्वल टू 0 पे क्या बनाना है? Node. नोड बनाना है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसे मैं y1 कॉल कर लेता हूं बेटा। तो y1 इज इक्वल टू a, ध्यान से देखो, cos k इंटू 0 माइनस ओमेगा इंटू 0। क्यों मैंने 0 किया? सब्स्टिट्यूशन समझ में आई बात? क्योंकि Yes. आप एक ऐसी पोजीशन चॉइस कर रहे हो जहां पे आपको x भी 0 करना है और t भी 0 करना है। जब x 0 होगा तो स्टार्टिंग टाइम होगा ना, तो आपको t भी 0 करना। अच्छा, k इंटू 0 0 हो गया, ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, मतलब ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया। सो दिस विल गिव मी y1 इज इक्वल टू a cos 0, और इसका आंसर क्या आएगा? a। A. करेक्ट है। अब सोचिए, Yes. मुझे दूसरी इक्वेशन यूज करनी है y2 की, जो ऑप्शन ए, बी या डी में से कुछ हो सकती है। ऑप्शन सी तो वैसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन सी का कोई रोल बाकी नहीं बचा, फौरन ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव्स हैं, तो वो तो स्टेशनरी वेव बनाएगी ही नहीं। हमें तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव्स चाहिए, इसलिए सी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। अब मैं ए में, बी में या डी में से चॉइस करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा चालाकी से सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे ओवरलैपिंग होने के बाद क्या मिले? Node. नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट 0. 0 हो। ऑलरेडी मेरे एक वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या आ चुका है? A. A. तो मुझे दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट कैसा एक्सपेक्टेड है? 0. नहीं, गलत जवाब। Minus A. माइनस ए। माइनस ए, वेरी गुड, माइनस ए, क्योंकि ए और माइनस ए का ओवरलैपिंग हो जाएगा तो वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। हाँ. तो माइनस ए का डिस्प्लेसमेंट ना मोर लाइकली मुझे डी ऑप्शन में मिल सकता है। Yes. कैसे? तो उसकी इक्वेशन ऐसी है, माइनस ए कॉस के इंटू एक्स की जगह 0 प्लस ओमेगा इंटू टी की जगह पे भी मैं 0 पुटअप करूंगा। तो y2 की इक्वेशन मुझे मिल रही है माइनस ए इंटू कॉस 0 ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, तो इसका फाइनल आंसर तो माइनस ए आ गया। तो अब सोचें कि अगर मैं y1 जिसका एम्पलीट्यूड a एक्सपेक्टेड है और y2 जिसका एम्पलीट्यूड माइनस a एक्सपेक्टेड है, इसको ओवरलैप करा देता हूं, तो फिर मुझे कंप्लीट कैंसिलेशन मिलेगा। मतलब मुझे 100% वहां पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Node. नोड। Node. आई ना बात समझ में? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था।
थोड़ा सा कंसेप्चुअल कैलकुलेशन, थोड़ा दिमाग चलाना था हमको। आइए एक और देखते हैं। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस को ठीक ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं, तो द पॉइंट जहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यस यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान है। इसने वेलोसिटी दे दी है v, कितनी बताई वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। नोड्स का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो 2 consecutive nodes will be separated by a gap what? लैम्डा बाय 2। वेरी गुड। तो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें सीधे सीधे पता चलता है लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ 10 सेंटीमीटर का मतलब तो हम लोग निकालेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 विच मीन्स 0.1 मीटर। करेक्ट है? अब इसने हमसे पूछ लिया कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो यूज द वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू n लैम्डा। नाउ द वैल्यू ऑफ v गिवन टू अस इज 2, n हमें फिगर आउट करना है और लैम्डा इज 0.1, देयरफॉर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0.1। 2 divided by 0.1 gives an answer of 20 in the unit of hertz. So this is your option. ठीक है? Yes, sir. Okay, let's take another question. A standing wave with 3 node and 2 antinode. ओहो, समझने वाली बात। 3 नोड है एंड 2 एंटीनोड है और ये 2 एटम्स के बीच में है। तो लेट मी ड्रॉ अ पर्टिकुलर फिगर टू रिप्रेजेंट इट। लेट्स से कि वन ऑफ द एटम इज हियर, फिर इससे एक स्टैंडिंग वेव निकल रही है। ये जस्ट मैं एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा रहा हूं। एंड द अनदर एटम इज हियर। The overlapping part of it is something like this. ठीक है? The formation of loop will take place in this way. Now check it very carefully. क्या मैंने गलत बनाया है ना? गलत बनाया। कितने नोड चाहिए? 2 3। और मैंने यहाँ गलती से कितने बना दिए? 2 2 नहीं बनाए। 1 2 4 3 4 बना दिए मैंने। तो मुझे इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे। तो इट हैज टू बी समवेयर हियर। Now see this very carefully. One of the node is here, another node is at the middle point, and another node is here. So this becomes 3 nodes and 2 antinodes. So one of the antinode is here and the another antinode is here. ठीक? Yes. तो वेवलेंथ हमसे पूछा है, लेकिन एक चीज ये बताइए कि ये दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.1 एंगस्ट्रॉम। अब आप ध्यान से सोचो कि 2 एंटी नोड या 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को जब हम लोग गिनते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाय 2। और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया? लैम्डा। तो इसका सीधा सीधा ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप निकालो तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 है ना, इज इक्वल टू व्हाट? 1.12। लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.21। डन, फिनिश। क्लियर है? यस सर। Okay, good. Let's take another one. Two waves are approaching each other with a velocity of 20 meter per second and a frequency of n. Okay, so velocity is given. Distance between two conjugating node is. तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि कंजुगेटिंग नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। तो आंसर है लैम्डा बाय 2। अब क्वेश्चन के डेटा को फॉलो करते हैं तो हमें v का वैल्यू बताया है 20 मीटर पर सेकेंड और जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको बताया है n। Now by using a standard formula I have v is equal to n lambda, therefore lambda is equal to v by n, therefore by numerical values lambda is equal to 20 by n। करेक्ट है? But we have to estimate the value of lambda by 2, which means 20 by n divided by 2. So this will be
20 by 2n, that means 10 by n. Finish? ठीक? Yes, sir. So these are the questions which we were supposed to handle. अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया है इस स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन में और उसके कंसिडरेशन में. Now to go through or to understand that particular extra point, आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज स्टेशनरी वेव की जो है ना रिकॉल करनी पड़ेंगी. You might be remembering कि stationary wave is nothing but a special case of superposition of the two waves which are identical in amplitude and frequency, and they are traveling in the opposite direction. Am I correct? Yes. Such that के after formation of stationary wave, net velocity of the wave itself becomes zero. Zero. Net transfer of energy will also become equal to zero. ठीक है, कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगा क्योंकि एक वेव राइट को जितनी एनर्जी कैरी कर रही है लेफ्ट को दूसरी वेव उतनी ही एनर्जी कैरी कर रही है. तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो हो जाएगा. ट्रांसफर, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जी वहां पे एग्जिस्ट जरूर करेगी लेकिन आगे या पीछे ट्रांसफर नहीं होगी. ओके, नाउ हियर इन दिस सिनेरियो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इंक्लूडेड in the syllabus, and that is, what if we superimpose the two waves with a little difference in the energy. एनर्जी में अगर थोड़ा सा डिफरेंस, ऐसी वेव्स को हमने ओवरलैप कर दिया. एनर्जी में डिफरेंस का मतलब आप कह सकते हो कि उनकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है या फिर उनके एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस है. इन शॉर्ट कह लीजिए कि हमने एग्जैक्ट आइडेंटिकल वेव्स का यूज नहीं किया. ठीक है, जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल. मान लेते हैं कि एक वेव मैंने यहां से ऐसे सेंड की और ये वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल करते 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 जो है ना किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से जाके हिट हो गई. अब ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है. बेटा जब ये वेव एक रिजिड मीडियम से अगर मैं रिफ्लेक्ट कराता हूं अंडर द अजम्पशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड मीडियम, तो मैं देखूंगा कि क्रेस्ट का रिफ्लेक्शन कैसे होने वाला है, ट्रफ में, और ये रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी दिखेगी. करेक्ट है. और अगर ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहा कि एक वेव जा रही है इधर और एक दूसरी वाली वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ रही है ऐसे, अगर ये लगातार होता रहा तो फिर उस मीडियम में हमको लूप्स दिखाई देंगे. Yes. क्योंकि it is nothing but a kind of two waves which are identical traveling in the opposite direction and they are superimposing with each other in the same medium. So there is a formation of stationary wave. Now tell me, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने आपसे ये पूछा कि भाई यहां से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो आप आंसर क्या दोगे? वेरी गुड, आप आंसर जीरो दोगे. ऑब्वियस बात है. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपसे ये पूछा कि भाई यहाँ पे वेव की नेट वेलोसिटी कितनी है, Zero. तो आप आंसर जीरो दोगे. दैट्स करेक्ट, वेरी गुड. बट ये कब तक वैलिड होगा पता है? ये उस वक्त तक वैलिड होगा जब तक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम है. क्योंकि पूरा कैंसिलेशन होने के लिए, नोड्स बनने के लिए, एनर्जी की पूरी ट्रांसफर को खत्म करने के लिए, नेट वेलोसिटी को पूरी तरीके से जीरो करने के लिए आपको दो आइडेंटिकल वेव्स चाहिए होंगे, है ना. लेकिन इमेजिन करो कि इंसिडेंट वेव जितना एम्पलीट्यूड यहां पहुंच रहा है, इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, रिफ्लेक्शन के बाद उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है. रिफ्लेक्शन के बाद ना वो थोड़ा सा कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 एम्पलीट्यूड की वेव को इंसिडेंट कराया था लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद आ गया 3. अब ओवरलैपिंग मैंने कराई, तो सोच समझ के बताओ कि क्या यहां पे नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल है? Yes. है, बिल्कुल है. ठीक है, क्योंकि एक तरफ जो वेव जा रही है राइट की तरफ, उसका एम्पलीट्यूड मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या यूज किया? 5. और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो दूसरी वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 3. मतलब एम्पलीट्यूड्स में फर्क आ गया तो डेफिनेटली एनर्जी में फर्क आ गया. तो किसी एक पॉइंट पे अगर मैंने खड़े होकर चेक किया तो इधर 5 एम्पलीट्यूड पास हो गया और इधर 3 का एम्पलीट्यूड पास हुआ, मतलब यहां पे राइट की तरफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो गई. करेक्ट है? Yes. Yes. हाँ.
सो अगर कहीं पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, वेव का पूरा पूरा रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, पूरी वेव रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आई, पूरी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आई, पूरा एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आया और ओवरलैपिंग आपने करा दी, तो स्टेशनरी वेव तो जरूर बनेगी। स्टेशनरी वेव के बनने में कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी कि a little amount of energy will be transferred। अब इस बात को डायग्रामेटिकली बेटा मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं ना तो कुछ ऐसे कर सकता हूं। एक स्टैंडर्ड स्टेशनरी वेव को मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं एक स्टैंडर्ड स्टेशनरी वेव। इसके नोड को मैं पूरी तरीके से क्लोज्ड दिखाऊंगा, बंद दिखाऊंगा मैं इसको पूरा। लेकिन अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स वाली सिचुएशन में अगर ओवरलैपिंग हो गई ना बेटा, तो उस सिचुएशन को बच्चों में ऐसे दिखाऊंगा, आप फर्क खुद महसूस कर लेंगे। अभी देखो, क्या समझ आया आपको? थोड़ा ओपन है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ओपन है, तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे मैं रेफरेंस कर ले रहा हूं। ये जो ओपन है ना, उसमें से एनर्जी निकल गई हमारी, समझाने के लिए बस ऐसा, ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से हम समझाने का। अब देखो, ये पॉइंट तो पूरी तरीके से क्लोज है, तो कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया यहां से कुछ पास नहीं, समझाने के हिसाब से बोल रहा हूं। बाकी ये तो बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर एक एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और एक एम्पलीट्यूड कम होगा तो ओवरलैपिंग होने के बाद पूरा कैंसिलेशन आपको नहीं मिलेगा, कुछ तो कुछ आगे निकल जाएगा, है ना। अब इस चीज को ना हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर से डिफाइन करते हैं और उस फैक्टर को हम नाम देते हैं स्टैंडिंग वेव रेशो। क्या कॉल करते हैं हम इसको? स्टैंडिंग वेव रेशो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, SWR बोलते हैं हम इसको, स्टैंडिंग वेव रेशो, एंड इट इज नथिंग बट maximum amplitude divided by minimum amplitude, which is equal to incident amplitude of incident plus amplitude of reflected divided by amplitude of incident minus amplitude of reflected. So this term is called a standing wave ratio. अब सोचो कि अगर एक परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बन गई, 100% रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन हो गया और परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बन गई, ध्यान से समझना बात को मेरी, तो क्या इंसिडेंट एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड सेम हो जाएंगे? यस। ऐसी सूरत में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो उस कंडीशन में स्टैंडिंग वेव रेशियो यानी कि SWR का वैल्यू हम लोग क्लेम करेंगे इनफाइनाइट। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद आते आते हल्का सा एम्पलीट्यूड में फर्क आ सकता है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन अगर हम बताएंगे तो हम बोलेंगे भाई आइडियली अगर रिफ्लेक्शन के बाद स्टैंडिंग वेव बन रही है तो उसका स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बता दूं, मान लो आपने यहां से वेव भेजी लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव आई ही नहीं, है ही नहीं, रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब हो गया सब कुछ, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरी वेव तो चाहिए ना आपको। यस। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि वेव वापस ही नहीं आती है, रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो हो गया 0, ठीक है ना। सिचुएशन ऑफ स्टैंडिंग वेव को उस वक्त हम क्या क्लेम करते हैं? 0 क्लेम करते हैं। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप इसको बाद में अपने नोट्स बनाते वक्त रेफर कर लो। ये स्टैंडिंग वेव रेशियो का इनफाइनाइट होना ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। आमतौर पर क्या होगा कि ये रेशियो इनफाइनाइट ना होते हुए थोड़ा बहुत कुछ नंबर, कुछ वैल्यूज यहाँ पे ये अडॉप्ट कर सकता है, लाइक 5, 6, 10, 8, डिपेंडिंग ऑन कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है दोनों में। ओके विद दिस? अच्छा, कभी कभी ये कैलकुलेशंस हम लोग इंटेंसिटी के साथ भी करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है और हम किसी केस में किसी ने कुछ मैसेज किया था क्या? हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है और किसी केस में हमें इंटेंसिटी के साथ कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, तो आप अपनी पुरानी वाली लेक्चर्स को रिकॉल करिए जहां पे हमने मेंशन किया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बराबर।
सो व्हेनेवर नीडेड हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड इज नथिंग बट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये रेशो कर लें और इसका आप स्क्वायर कर लें इफ नीडेड। ओके, Yes. चलिए यहाँ इस बात को समझाते हुए मैं एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। वैसे है तो सिंपल बट रिलेवेंट क्वेश्चन है। इन अ स्टेशनरी वेव पैटर्न दैट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद स्टेशनरी वेव बननी है ना? बात समझ आई आपके? तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे अगर रिफ्लेक्शन के बाद हमको स्टैंडिंग वेव चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड कैसा हो? इक्वल Same. इक्वल हो, सेम हो, ताकि स्टैंडिंग वेव रेशियो हमको कैसा मिल जाए? इनफिनिट इनफाइनाइट, ज्यादा से ज्यादा जितना मिल सकता है उतना मिल जाए। तो यहां क्या हो रहा है देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हुआ, द एम्पलीट्यूड एट नोड एंड एंटीनोड एंड नोड, एंटीनोड और नोड के एम्पलीट्यूड का रेशियो ये 1.5 है। अच्छा, एंटीनोड का मतलब क्या है समझते हो? समझ रहे हो? Yes. एमैक्स, ज्यादा से ज्यादा। और नोड का मतलब क्या समझ रहे हो? मिनिमम मीन, मतलब ये जो बीटा वैल्यू इसने दे दी ना हमको, एक्चुअल में इसने क्या बताया हमको? एमैक्स अपॉन ए मीन बता दिया, और ये वैल्यू है 1.5। तो लेट मी टेल यू कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मीन इज इक्वल टू 3/2। करेक्ट है यहां तक? Yes. ओके, यस नाउ थिंक इट ऑन द अदर वे। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी पास्ड, कितना परसेंट एनर्जी यहां से निकल गई, ऑब्स्टैकल से कितनी परसेंट एनर्जी निकल गई, मतलब जो लौट के वापस नहीं आई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो यहां हमको छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिन का अभी अभी हमने रेशो क्या बनाया था? इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड। दिस इज गिवन टू अस 3/2 इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 times of incident minus 3 times of reflected is equal to 2 times of incident plus 2 times of reflected. Just do a calculation, incident इधर ले आते हैं, तो 5 times of incidents is equal to ये 3 उधर करते हैं हम लोग, अरे नहीं 1 सॉरी 1 टाइम ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू, ये वाला 3 उधर करते हैं तो कितना हो गया? 5 टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो पता चलता है कि इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 5/1 एम्पलीट्यूड रेशियो। करेक्ट है? यस लेकिन अब तो ये हमसे पूछ रहा है यार एनर्जी है, एनर्जी में कैसे जाए, एनर्जी में कैसे जाए? तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं कि जब हमने वेव की एनर्जी का कैलकुलेशन किया था, तो उसमें डेंसिटी, ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते, आपको याद होगा उसमें हमने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी लिखा था। Yes. तो इससे हम एक कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी का रेशो, मतलब इंसिडेंट एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड के रेशो का स्क्वायर। सही है? Yes. Which means इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी का रेशो हो गया 25:1। करेक्ट है? Which simply means reflected energy is equal to 1/25 times of incident energy. Take this point very seriously. यहाँ ऊपर लिखता हूँ बाकी का सॉल्यूशन। ठीक है? रीअरेंजमेंट समझ आ गया ये? Yes. अब यहाँ ऊपर देखें,
रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज इक्वल टू 1/25। 1/25 मतलब कितना हुआ? 0.04 04 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। हम्म, इफ आई वांट टू राइट इट इन परसेंटेज तो क्या मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? yes, तो अगर मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपली ये क्या हुआ? 4% ऑफ EI। अब बात को समझें, ठीक है? ये 4% कैसे हुआ, समझ आया सबको? yes, sir. 0.04 या सीधे सीधे 1/25 इंटू 100 कर लो तो 4 आ जाएगा। अब बात को समझें कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी में से कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो गया? 4%. 4% रिफ्लेक्ट हो गया। तो कितना परसेंट पास हुआ? 96. वेरी गुड। अगर 4% लौट के वापस आया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो एनर्जी ट्रांसमिटेड, ऑब्वियस बात है ना, इसको ऐसे लिख पाएंगे ना हम लोग, एनर्जी ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू, सिंपली मुझे लिखना चाहिए 96% ऑफ एनर्जी इंसिडेंट। रिलेट कर पाओगे इन दोनों चीजों को? Yes, sir. ये ET का मतलब यहां पे क्या हो गया? एनर्जी पास्ड या एनर्जी ट्रांसमिटेड। जो भी हमारा ऑब्स्टैकल होगा या बैरियर होगा, जैसे यहां पे मैंने बताया, उस बैरियर में से 96% एनर्जी जो है आगे निकल गई, वहां से पास हो गई, और बची 4% निकल करके वापस आई। क्लियर हुआ? सेट हुआ प्रॉब्लम अच्छे से? Yes, sir. ओके, चलिए एक और छोटा सा आर्टिकल बच्चों मैं ले रहा हूं। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअल में देखा जाए तो स्टेशनरी वेव्स के सीक्वेंस में हम लोग वाइब्रेटिंग स्प्रिंग और वाइब्रेटिंग कॉलम पढ़ते हैं, ठीक है? सिलेबस भी हमारा वैसे ही, टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही दिया गया है। बट मैंने देखा है कि अक्सर बीट्स बोल के कंसेप्ट है, उसके और स्टेशनरी वेव के प्रॉब्लम साथ में जोड़ के आते हैं। तो रादर कंटिन्यूइंग विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड वाइब्रेटिंग कॉलम, मैं पहले आपको बीट्स पढ़ाना चाहता हूं। पहले हम लोग बीट्स पढ़ेंगे, और बीट्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल आज मैं आपको लेता हूं, दैट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशंस। आप अपनी मॉड्यूल में अगर देखते हैं तो पेज नंबर 46 पे आपको मिल जाएगा, ठीक? फोर्स्ड और फ्री वाइब्रेशंस, बिल्कुल एक छोटा सा आर्टिकल है, थ्योरेटिकल पॉइंट है कुछ, और इसी ईयर की बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी फोर्स्ड और फ्री वाइब्रेशंस पर डिफरेंस पर क्वेश्चन आया था। ओके, सो शैल वी कंटिन्यू विद दैट? Yes. जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं मॉड्यूल में से ढूंढ लूं उससे पहले, फिर उसके बाद हम लोग बीट्स वीट्स ये वो सब देख के फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है, में से बोर्ड्स के लिए, अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर बहुत बार आ चुके हैं। फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से मैं इसे आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, लाइक दिस रिजिड सपोर्ट, और ये इस तरीके से एक पेंडुलम, और ये रहा इसका बॉब। यू मे से दैट के पेंडुलम की लेंथ L है, एंड सो ऑन। अब आपने क्या किया कि इस पेंडुलम को एक बार वाइब्रेट कराया, ऑसिलेट कराया, रादर मैं ऐसे कहूं, ठीक है? एक पर्टिकुलर लेवल पर उसको ऑसिलेट करा दिया और छोड़ दिया, उसको फ्री कर दिया, उसको नेचुरली उसके हिसाब से, जैसे उसका टाइम पीरियड बनता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी बन सकती है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको फ्री छोड़ा है कि भाई जैसे वाइब्रेशन करने वैसे कर लो तुम। तो ये पेंडुलम अपने हिसाब से ऑसिलेट करेगा, ठीक? हम ये भी देखेंगे कि धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, क्योंकि हमने तो फ्री रखा है ना उस पर कोई बाद में कोई फोर्स नहीं लगा रहे, उस पर कोई बाद में अटेंशन नहीं दे रहे, उस पर कोई बाद में ध्यान नहीं दे रहे, उसका कोई टेक केयर नहीं कर रहे, उसको ऐसे ही ऑसिलेट करा दिया और छोड़ दिया।
तो वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फॉलो करता हुआ अपने हिसाब से ऑसिलेट करने लगेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. अब वो धीरे 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 क्या करेगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा उसका, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगेगी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी भी कम होने लगेगी, धीरे धीरे हम ये भी देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो ग्रेजुअली रुक भी सकता है। लेकिन आपने एक कमाल की बात ये देखी यहाँ पे, या एक ऑब्जर्वेशन आपने ये किया इस पूरे एग्जाम्पल में, कि वो पेंडुलम अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपने उसको ऑसिलेट करा दिया, छोड़ दिया। और हम सब ये जानते हैं, जो कि हमने ऑसिलेशन ये चैप्टर कर रखा है, तो हम सब ये जानते हैं कि उसकी नेचुरल टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा, या अगर हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 1/2 पाई अंडर रूट में। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा ना, इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशंस, बिल्कुल फ्री। लेट द सिस्टम वाइब्रेट इन इट्स ओन वे, let the system vibrate in its own time period, in its own frequency, in its own energy considerations, let it free to vibrate। जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, आपने इसे एक बार प्लंग कर दिया, छोड़ दिया, बाद में टच भी नहीं किया उसको, तो जो साउंड आना था आ गया, जैसी आवाज उसमें से बाहर आनी थी आ गई, जितनी एनर्जी निकलनी थी निकल गई, दैट्स इट। उसके बाद आपने उसको कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से अगर कोई सिस्टम ऑसिलेट करती है, या पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाए वाइब्रेट करती है, तो हम उसे कहते हैं फ्री वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस में किसी तरीके का कोई कंट्रोलिंग कंडीशन हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं। सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर सकती है। बात समझ आई? एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके कम होगा, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके यहां चेंज हो सकती है, हम कहें अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, एनर्जी धीरे धीरे करके चेंज हो सकती है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि यहां पर इसी पेंडुलम के सराउंडिंग में हमने एक कैंडिडेट को रुका दिया, एक लड़के को रुकाया यहां। अब हमने इस लड़के को बोला है कि तुम्हें इस पेंडुलम के ऑसिलेशन को कंट्रोल करना है, अपने हिसाब से चलाना है, इस पेंडुलम पे तुमको लगातार फोर्स लगाना है। बात समझ आ रही है? यस। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ही ये पेंडुलम यहां पे पहुंचता है, तुमने इसको हिट करना है, फोर्स लगाना है, और फिर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो फिर एक बार जब ये यहां आएगा तो फिर इसको हिट करना है, या तुम जहां जहां जाके इस पे फोर्स लगाना चाहते हो, इस पे फोर्स लगाओ, इसके ऑसिलेशन को कंट्रोल करो, या कहना चाहिए कि इसके ऑसिलेशन पर फोर्सेस डेवलप करो। और अब इस पेंडुलम को अपने हिसाब से ऑसिलेट मत होने दो, बल्कि उस हिसाब से ऑसिलेट कराओ जैसे तुम चाहते हो। ठीक है? यस। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन, जहां पर हम वाइब्रेटिंग सिस्टम पर एक्सटर्नली फोर्सेस अप्लाई करते रहते हैं। दोनों बातें क्लियर हुई? यस सर। फोर्स्ड वाइब्रेशन में सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट नहीं करेगा। ऑब्वियस बात है, नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपना कंट्रोल रखा है उस पर। अब आप उस पर जब अपनी मर्जी चाहो तब फोर्स लगा रहे हो, उसको डिस्टर्ब करते जा रहे हो आप, या आप उस पर कंट्रोल करते जा रहे हो। ठीक है? दो बातें क्लियर हो गई। यस। अब तीसरी जो बात आ रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने जो इस पे फोर्स लगाना है, जो इसको कंट्रोल करना है, वो आपने इतना ब्यूटीफुल तरीके से किया, इतने बेहतर तरीके से किया, कि जो इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपने इस पे फोर्स भी लगाना चालू किया। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मान लीजिए कि ये पेंडुलम 1 सेकंड में एक बार एक राउंड पूरा करता है, तो आप उस पे फोर्स भी बराबर 1 सेकंड में एक बार लगा रहे हो। यस। फोर्स नहीं लगा रहे हो आप उसको। तो ऐसा करने से पेंडुलम के ऑसिलेशन को, उसके वाइब्रेशन को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपका फोर्स अब उसके ऑसिलेशंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उसकी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ वाइब्रेशन में फोर्स एक एड ऑन बनेगा, फोर्स एक अच्छा पुश बोल के साथ में आएगा। क्लियर हो रही है बात? यस।
तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जस्ट इमेजिन करो कि जब जब ये पेंडुलम यहां आया, आपने इसे हिट किया, क्या होगा? बढ़ेगा। इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ये एक बड़े झूले की जैसे झूलना चालू हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं हम? नेचुरल। नेचुरल, उसकी जो नेचुरल है उसी फ्रीक्वेंसी पर हम फोर्स लगाएंगे। The frequency of application of force is same as that of the natural frequency of oscillation. ठीक है? The frequency of application of force, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं फोर्स लगाने वाला हूं, वो फ्रीक्वेंसी और उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, सेम है। Then what is going to happen? What is going to happen? एम्पलीट्यूड बढ़। यस, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन को हम एक खास नाम देते हैं। ठीक है, हम इसे एक खास नाम देते हैं। लिसन दिस नेम वेरी केयरफुली। हम इसे कॉल करते हैं रेजोनेंस। क्या कॉल करेंगे हम इसको? रेजोनेंस। रेजोनेंस। इफ यू ट्राई टू डिफाइन द टर्म रेजोनेंस, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। गॉट द पॉइंट? अब बिल्कुल आम जुबान में समझाने के तौर पे मैंने आपको बोला कि आप एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इमेजिन करें, और मैंने आपको फोर्स किया वही काम करने के लिए, तो क्या होगा? परफेक्ट करोगे, अच्छे से करोगे, रेजोनेंस हो जाएगा। बढ़िया करोगे एकदम आप, क्योंकि आपको वो आता है, आपकी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप उसको इजीली कर सकते हो, आपके लिए वो बेटर सूटेड है। और मैंने भी वही फोर्स किया आपको, क्या आप यही करो, तो डेफिनेटली आप ये मैच हो गया और बड़े एम्पलीट्यूड में इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन सोचोगे अगर मैंने आपको ऐसी चीजों में फोर्स करना शुरू किया जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करता है, क्या होगा? डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे काम लगा रहा हूं जो आपको ठीक से नहीं आते हैं, या मैं आपको वो काम दे रहा हूं जो आप नहीं कर सकते, आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है वो करने का। बात समझ आई? यस। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप बाइक अच्छे से चलाते हैं, मैंने बोला भाई आप बाइक की रेसिंग में उतरो, तो हो सकता है आप जीत जाए। और अगर आप कार अच्छे से चलाते हैं, मैंने कहा भाई आप कार की रेसिंग में उतर जाओ, तो आप हो सकता है जीत जाए। लेकिन आपको बाइक अच्छे से आती है और मैं आपको कार दे रहा हूं चलाने के लिए, और मैं फोर्स कर रहा हूं नहीं चला, तो क्या होगा? आर यू गेटिंग इट, रियलाइजिंग इट? समझ पा रहे हो? तो इन तीनों बातों को जरा अपने सामने रखिए। फ्री वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम अपने पैरामीटर्स पर, अपने लेवल पर नेचुरली जैसे वाइब्रेट कर सकती है, लेट इट बी, उसको वैसे वाइब्रेट होने देना। ठीक है, ये फ्री वाइब्रेशंस हो गया। फ्री वाइब्रेशंस में हम ये देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, ग्रेजुअल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, नुकसान हो सकते हैं वहां पे इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी हम कहें तो। एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि भाई आपको ऐसे काम करना है। एक सिस्टम है, पेंडुलम है, जिसका अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, लेकिन मैं बोलता हूं ऐसे नहीं, मैं तेरे को पकड़ूंगा और मैं अपने हिसाब से घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे चल। तो आप जितनी मर्जी चाहे फोर्स वाइब्रेशन कराते रहो कराते रहो कराते रहो, जब तक आप फोर्स लगाते रहोगे तब तक वो वाइब्रेट करता भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तीसरी ब्यूटीफुल कंडीशन क्या है? फोर्स ऐसी फ्रीक्वेंसी से लगाओ जो सिस्टम की नेचुरल है। तो मानो जैसे आपने सिस्टम को जबरदस्त सपोर्ट दे दिया, और ऐसा होते ही सिस्टम का एम्पलीट्यूड बड़ा तगड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? रेजोनेंस। इस बात को अगर मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं, ग्राफिकली, तो मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूं। ये इसे ध्यान से देखिए, ये एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम, और ये कब हो रहा है? जब मैं फ्रीक्वेंसी एफआर, यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी? आर फॉर रेजोनेंस, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता हूं, तो सडनली मैं ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड को ऑब्जर्व करता हूं।
अगर मैं फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी को कम करूं तो भी मेरा नुकसान है, और फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करूं तो भी मेरा नुकसान है, तो भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएंगे, चाहे मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूं या फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करूं। बात समझ आई? अब जैसे इसको समझाने के लिए एक और छोटी सी मिसाल देता हूं। आपके पढ़ने के कंसंट्रेशन करने की एक पर्टिकुलर लिमिट है। अगर मैं आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा तब भी आपका रिजल्ट खराब आएगा। समझ रहे हैं? कम फोर्स लगाया मैंने आप पे, कम ताकत लगाई, कम एनर्जी आप पे खर्च की, तो भी आपका रिजल्ट खराब आएगा। और मैं अगर जरूरत से ज्यादा भी आपको पढ़ा दूं तो भी रिजल्ट आपका खराब आ जाएगा। और मैं एग्जैक्टली आपके दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से आप पे काम करना चालू करूं अच्छा रिजल्ट, तो अच्छा रिजल्ट का मतलब ही होता है रेजोनेंस आना, यानी कि बड़े बड़े एम्पलीट्यूड्स मिलना, बड़े बड़े नंबर्स आना। गेटिंग इट राइट? Yes. अब ये रेजोनेंस अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंडा है। हम अलग अलग लेवल पर रेजोनेंस को सीखेंगे। रेजोनेंस को समझने का एक और आसान सा तरीका यह भी होता है फ्रीक्वेंसी का सेम होना। रेजोनेंस का मीनिंग क्या? फ्रीक्वेंसी का Same. सेम होना। रेजोनेंस ये वर्ड जब इस्तेमाल किया जाता है ना, तो याद रखिए हम वहां पर रिलेट करना चाहते हैं कि भाई दो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है। अच्छा, कौन कौन सी दो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है? एक सिस्टम की अपनी नेचुरल, और दूसरी कौन सी? जो फोर्स अपन लगाने की। फोर्स लगाने की, फोर्स की फ्रीक्वेंसी। मैं फोर्स भी तो ऐसे बार बार लगाऊंगा ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ फोर्स लगाऊंगा ना। तो मेरी अपनी फोर्स लगाने की एक फ्रीक्वेंसी है और सिस्टम की वाइब्रेट होने की एक फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों सेम हो गए तो रेजोनेंस होगा। याद रखिए। तो रेजोनेंस ये वर्ड आया ना, तो इसका मतलब ये भी आप ले लो, ऐसे भी समझो आप कि फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, फ्रीक्वेंसीज आर सेम। ओके। अब एग्जाम में कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं कि भाई फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसे मैं अब इन पर्टिकुलर और ज्यादा समझाता नहीं हूं, बस आपके नोट्स को पूरा करने के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ चीजें पुटअप कर देता हूँ, और मैं एक दो क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ूंगा, देन विल स्टॉप इन दिस लेक्चर। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है, बट पहले इसे ही कर लेते हैं। रीजन एंड असर्शन की कंडीशन दी गई है। तो पहले असर्शन देखें क्या दिया गया है। It reads के resonance is a special case of forced vibration in which natural frequency of vibration of the body is same as the impressed frequency of external periodic force and the amplitude of forced vibration is maximum. सही बात, करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन सही है। अब रीजन पढ़ते हैं, क्या ये स्पेसिफिकेशन कर रहा है, प्रॉपर रीजन दे रहा है। Amplitude of forced vibrations of a body increases with increase in the frequency of external impressed, external applied, impress का मतलब बाहर से लगाया हुआ, externally applied impressed force। तो रीजन क्या बोल रहा है, देखो, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा अगर मैं फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा। सही है? गलत. गलत है, बिल्कुल गलत है। एम्पलीट्यूड तो सिर्फ उस वक्त बढ़ेगा जब मैं फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी को मैच करूंगा, इक्वल करूंगा, किसके साथ? नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर मैं फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं ना, तब भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, घटाता हूं तब भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो रीजन है ये स्टेटमेंट ही गलत दिया गया है, एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है। तो क्या है? सी. सी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे सी आ जाएगा। रीजन सॉरी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कंडीशन की तरह इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। A wave has amplitude of velocity with this equation। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी इसने और बोला रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ। अब यहां हम लोग फंस गए। बेटा दो तरीके के रेजोनेंस होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, रेजोनेंस इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड रेजोनेंस इन टर्म्स ऑफ
वेलोसिटी। पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है और एक फोर्स लगाने वाली चीज है, फोर्स लगाने वाला आदमी है ना। अब ये फोर्स लगा रहा है और ये ऑसिलेट कर रहा है। इसके वाइब्रेशन और फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी अगर ये मैच हो गई तो क्या होगा? रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस के रिजल्ट में अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, गौर से सुनना, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो उसे हम कहेंगे रेजोनेंस ऑफ एम्पलीट्यूड। लेकिन इसके फोर्स लगाने और इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैचिंग हुई और यहां रेजोनेंस हुआ, लेकिन उसके रिजल्ट में अगर वेलोसिटी बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ना अलग चीज होता है, वेलोसिटी बढ़ना अलग चीज होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो उसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस ऑफ वेलोसिटी। जैसे इस आदमी को ना ये किनारे खड़ा करने की बजाय अगर मैं मिडिल में खड़ा कर दूं और मैं उसको बोलूं कि जब भी बॉब मिडिल में है ना तब मारना, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी करेगा, क्योंकि ऑसिलेट करते करते मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। यस। तो वो एम्पलीट्यूड को मे भी ज्यादा ना बढ़ा पाए लेकिन वेलोसिटी को ज्यादा बढ़ा देगा। बात समझ आई? यस सर। तो दो कैटेगरीज ऑफ रेजोनेंस हम किस हिसाब से बनाते हैं कि अगर रेजोनेंस हुआ और रिजल्ट में मुझे बड़ा एम्पलीट्यूड मिल गया तो मैं उसे कहूंगा एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस, और अगर रेजोनेंस होता है और मुझे रिजल्ट में वेलोसिटी ज्यादा मिलती है तो मैं कहूंगा वेलोसिटी का रेजोनेंस हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई? सुनो, अब यहां पर ये कह रहा है कि रेजोनेंस हुआ है और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। अब इक्वेशन वेलोसिटी की दी है तो इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस ऑफ वेलोसिटी। कौन सा रेजोनेंस हुआ होगा? रेजोनेंस ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ होगा या रेजोनेंस ऑफ वेलोसिटी हुआ होगा? वेलोसिटी। रेजोनेंस ऑफ वेलोसिटी हो गया होगा। रेजोनेंस ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, वेलोसिटी का रेजोनेंस हो या एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस हो, क्या दोनों चीजें एकदम पीक पर पहुंच जाती हैं? यस। अगर एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर वेलोसिटी का रेजोनेंस हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आइडियली जब वेलोसिटी का रेजोनेंस होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू आइडियली कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बढ़ बढ़ के इतनी बढ़नी चाहिए कि इन्फिनिटी हो जानी चाहिए आइडियली। बात क्लियर हुई बेटा? तुम सोचो कि मैं चाह रहा हूं कि ये टर्म इनफाइनाइट हो जाए, सोच समझ के बताना ये कब पॉसिबल है? जीरो। हाँ, वेरी गुड, जब इसका करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो। जीरो हो जाए। वेरी गुड। तो 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 11 ओमेगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर अस। ये सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना। यस सर। और हमें ओमेगा निकालना है, यही काम करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ए कितना है? 4। बी कितना है? -11। सी कितना है? 6। तो ओमेगा इज इक्वल टू, वैसे मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में, बोलो भाई फटाफट, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। करेक्ट जा रहे हैं? चलिए आगे बताएं। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -11, तो ये हो गया ओवरऑल 11 प्लस माइनस अंडर रूट में, बताएं बी का स्क्वायर कितना हुआ? 122 है ना, सॉरी 121। So this will be 121 minus 4ac. So this will be equal to 4 into 4 16, 16 into 6. Tell me कितना हो रहा है? 96। 96। चलिए वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a कितना हो गया? 8। अब इसे सॉल्व करिए। ओमेगा इज इक्वल 11 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हुआ ये? 25 डिवाइडेड बाय 8, तो ओमेगा इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8। तो 2 रूट्स हो जाएंगे इसके, करेक्ट है ना? पहली पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1,
तो ओमेगा इज इक्वल टू 11 + 5 / 8, 2. ओमेगा इज इक्वल टू 16/8 यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड। और अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी सॉल्व करता हूं तो 11 - 5 / 8 कितना होगा? 11 - 5 6. कितना? 6/8. 6/8 and that will be equal to 75. 3/4 radian per second. So we have both the options possible here, this one and this one. ठीक, Yes. ओके। तो इसमें एक नई बात क्या है यहाँ पे? Velocity का भी resonance. किसी तरीके से हमें वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है सो दैट वी गेट अ काइंड ऑफ रेजोनेंट कंडीशन। अच्छा, मैं काम करता हूँ, इस पे पुटअप करके देखता हूँ। मैं इसे पुटअप करता हूँ, 2 पुटअप कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर गया 16 - 22 +6. + 6 16 और ये 6 कितना हुआ? 22 22 22 - 22 0 हो गया। 0. चलो ठीक है। 3/4 पे भी आ जाएगा मेरे ख्याल है। Yes. बन गया तो 3/4 पे भी आना चाहिए। एक्चुअली इट शुड बी अ सिंगल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना, 2 बार कैसे आ गई? 3/4 से 2 बार तो नहीं आनी चाहिए, एक सिंगल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। तो वी शुड गो बाय 2 और 3/4। अगर मैं 3/4 भी यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो 4 × 9/16 -11 मे बी उसका भी आंसर तो 0 ही आएगा अगर सॉल्व करूंगा तो। रूट्स तो वो सही है, ठीक है। आइदर वे जाएं, दो में से एक आना चाहिए मेरे ख्याल है। तो करेक्ट है ना? कंसेप्चुअली तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी हमने। हमने बिल्कुल सही बोला कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इन्फिनिटी पे जानी चाहिए। और अगर हम इसको इन्फिनिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर हमें किसी तरीके से पूरा 0 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 0 करके अगर हमने सॉल्यूशन बनाया तो 2 आंसर्स आ रहे हैं। सर 3/4 से 1 आ रहा ना? 3/4 से 0 नहीं हो रहा है क्या? Yes, 1 आ रहा. अच्छा, तो चेक करना भी यहाँ पे जरूरी है। तुमने चेक किया इसको पूरा 3/4 से? Yes. देखो अच्छे से चेक करो, थोड़ा टाइम अगर आप देते हैं, वैसे बहुत देर हो रही है बट थोड़ा सा टाइम अगर मैं आपका डिमांड करूं तो ये हो गया 4 × ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने 3/4 पुटअप किया तो ये 9/16 -11 × 3/4 + 6 इज इक्वल टू, दिस विल बी 4 9/4 + 33/4 + 6। Yes. जस्ट डू इट क्विकली करके देखो ये कितना आता है। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम एक परफेक्ट इस आंसर के साथ जाएंगे। चेक इट आउट। चेक किया? 0 है सर. 0 है। हाँ, रूट्स तो है तो इक्वेशन तो वही हिसाब से मैच करेगी, 0 आना चाहिए। ठीक है, चलो दोनों भी. आइदर वे चले, बट होना तो एक चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए रुक जाए फिर यहाँ पे। Yes. ओके।